Okay, so today we are going to discuss the introduction to database management system. So first of all, we need to understand what is a database management system and what was the need of having a database management system. In the early computing, जब हमने computing start किया था, there was a need to store the information so that it can be used at a later stage. So at the very early stage, they used to have this file system. File system क्या होता था? Just like a simple text file, सारा का सारा डेटा जो है वो उस फाइल के अंदर सेव किया जाता था. There was no organization. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई भी प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं होता था जिसमें डेटा को सेव किया जाता था. तो दे यूज टू जस्ट स्टोर द डेटा द वे इट यूज टू कम. कोई भी इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरिंग ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं लगाया जाता. Obviously, the data available was also very less, so they could manage it. But later on, things started getting complicated. जब डेटा को बिना स्ट्रक्चरिंग के, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेव किया जाता है तो उसे सर्च करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है. सो दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. देन एंट्री करने में दिक्कत आनी शुरू हो गई बिकॉज देयर वाज ओनली वन पर्सन हु कुड मेक द एंट्री इन द सिस्टम, दैट टू इन द टेक्स्ट फाइल जो अभी ओपन है. तो द एंट्री मेकिंग आल्सो बिकेम वेरी स्लो and suddenly things became unmanageable. Then the researchers came up with a concept called database management system. Database management system जब बनाया गया था तो उसका जो early approach था, obviously that has changed with the time. जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि डेटा को एक बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर, फॉर्मेट के अंदर सेव किया जाए. डेटा एंट्री, डिलीशन, अपडेशन जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए. लेकिन धीरे धीरे जैसे डेटाबेस जो है वो बहुत लार्ज होते गए तो हमें उनके ऊपर सर्चिंग फास्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए वो चीजें भी करनी पड़ी. एंड नाउअडेज व्हाट यू सी इज बिग डेटा एज वेल. बिग डेटा मीन्स समथिंग दैट ग्रोज एक्सपोनेंशियल. अगर मैं कहता हूं कि मेरी ऐसी कोई चीज है जिसमें 200 एंट्रीज हैं, कल 50 होंगी, अगले दिन फिर 50 होंगी, दैट इज नॉट एक्सपोनेंशियल. Exponential means something that is growing at a very fast rate. So all these are the challenges of the database management system. So सबसे पहले हम लोग start करेंगे to try and understand what are the different terms that we use in database management system. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज कि एक डेटाबेस क्या होता है. तो यहां पर देखें, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले डेटाबेस क्या है? डेटाबेस जो है वो एक रिलेटेड डेटा की कलेक्शन है. इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे थोड़ी देर में. एंड जब हम लोग कहते हैं कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा इज. तो दैट विल आल्सो बी अवेलेबल विद यू शॉर्टली. हमें करना क्या है? वी हैव टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. Information is something which is meaningful in nature. For example, if I say that I have 105, 108, they do not make any sense to me. किसी का फोन नंबर भी आ जाए, that also does not make any sense to me. That is just the raw data that we have. जब हम उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, then it becomes meaningful in nature.
So what we require is we require a database of interrelated data, which in itself is a collection of facts and figures to produce information. And what is database management system? Database management system that stores the data in such a way, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटा को स्टोर करने के, सो दैट it is easy to retrieve means easy to find, search, easy to manipulate means easy to edit, and produce information, that is फाइनल एक आउटपुट के तौर पर यूजर को इनपुट को दें. सो व्हाट वी हैव इज अ डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब डेटाबेस को कैसे स्टोर करते हैं हम लोग? अ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन a very normal database management system in the form of a table. अब table क्या है? A table is known as an entity, whereas a database, जिसको हम लोग related data का collection कहते हैं, that is called an entity set. So we have two things. One is entity and one is called the entity set. Entity is known as a table, whereas a number of tables together will be called as a database. अब टेबल क्या हो सकता है? टेबल कैन बी रिलेटेड टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट. जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो एक रजिस्ट्रेशन करता है. आप सबने भी किया होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन. जब आप एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जो आप फिल करते हैं. सो दैट collection of that and entries of each student together is called as a table. So table represent किस तरह होता है? Table is represented in the form of a matrix that is rows and columns. यानी कुछ rows होंगे और कुछ columns होंगे. Columns क्या represent करते हैं? Columns represents attributes or property of that entity. Entity क्या है? Student. तो कॉलम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसके एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज को. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं उसका नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, द कोर्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, योर स्कोर इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, and all these things are called attributes. So that is represented by a column. Then what is a row? Row represents a record or a tuple. For example, first student wants to register. His name is Aman. So Aman writes his name, his father's name, his address, the course that he is interested in, his marks and contact information and everything. So that one record will be known as a tuple or a record. Similarly, we can have records of n number of students and there is no limit of n. कितने भी students हो सकते हैं. Now let us start with an example. You want to create a database of a college. So let the name of the database be college. Now a database is a collection of tables or entities. ठीक है, तो these are the tables that we can create. One is student information, fees information, attendance, scholarships, library. तो हर टेबल के आगे एट्रीब्यूट्स होंगे. जैसे स्टूडेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर. एंड हाउ टू प्लेस दिस इन अ logical manner in a table form. This is what you see. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स. दिस इज नॉट द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन. फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मींस द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज लीनियर इन नेचर. वो कभी भी टेबुलर फॉर्म में नहीं होती है. ओके लेकिन ये एक टेबुलर फॉर्म में आपको इसलिए दिखाया गया है बिकॉज दिस इज जस्ट अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. अब यहां पर हमने समझना है कि इफ दिस इज अ टेबल व्हाट वर द टर्म्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. सो हियर यू कैन सी वेरी क्लियरली इन दिस टेबल वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एट द मोमेंट 6. दिस रोल नंबर, class, address,
contact number, father name, and name. These all are called attributes. So what are these called? These are called the attributes or the properties of kiski entity. And what is the name of the entity? The entity's name is student. तो स्टूडेंट एंटिटी की इतने 6 एट्रीब्यूट्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. नाउ देयर इज दिस वन एंट्री इन दिस टेबल belonging to Ajit. Now this one entry is known as a tuple or a record. So we have a number of attributes for our table, and then we have a record. And then there is an intersection point. Intersection point, something like this. What is an intersection point? Where a row and a column intersect. This represents an atomic value. What is an atomic value? A single value. I repeat, a cell means some kind of an atomic value, that means a single specific value. ये 167 है क्या? This is where Dhruv, that is the name, and contact number intersect. That means this is the contact number of Dhruv. ठीक है. अब there can be multiple contact numbers of Dhruv as well, but we try our best that within one cell we should not have more than one entries. Entries should be atomic in nature. और अगर हम मानते हैं कि there is a possibility that there can be more than one contact numbers, then within our table we can do something like this. One attribute can be contact 1 and one attribute can be contact 2. But we should try that we should have a single atomic values inside the table. So I hope with sincerity that at least this much is clear, that what do we mean by a table, what is an attribute, what is a tuple, what is a cell value which is atomic in nature. So let us go further. So what do we call a database? This is just a simple table. So what we call a database. So have a look at this example now. We have two tables, that is T1, table 1, and table 2. So within the table 1, we have three attributes: name 1, name, roll number, and class. They can be named as attribute 1, attribute 2, and attribute 3. This is a kind of personal information of a student. Personal info of a student. And in the table 2, you can see certain information related to the library, that is the books issued by the student. Is there any relationship between the two? The answer is yes. What is the interrelation? The attribute 2 and attribute 4. That means attribute 2 and attribute 4 are same. So these two tables are related to each other through the attribute roll number. So now we know that whatever is the name of the student, class, and roll number has issued the following books. लेकिन इस टेबल में मुझे सिर्फ उसका रोल नंबर मालूम है, लेकिन अब मुझे पता करना हो कि स्टूडेंट ने काफी देर से बुक्स रिटर्न नहीं की हैं, तो ये वाला स्टूडेंट जो है, इसका नाम क्या है, इसकी क्लास क्या है, तो वो मुझे यहाँ से रोल नंबर उठाकर यहाँ पर मैच करूंगा, तो मुझे उसका नेम एंड क्लास मिल जाएगा. So this is
a collection of two tables, there can be a collection of a large number of tables, and if they are interrelated to each other, means the objective is same. They may not have, or they may not always have a common you can say attribute. They all belong to a single database. You can even have more than one database within an organization. You can have 5 6 database, like accounts can have one database, library can have one database, academics can have one database, examination can have one database. So you can have more than one database as well. So I hope the concept now of what is a table and what is a database is clear. Now, why do we need a database management system? हमने डेटा बना लिया, डेटाबेस बना लिया, लेकिन डेटाबेस को हमें मैनेज भी करना है, ठीक है? उसके अंदर ऑटोमेटिकली सब कुछ नहीं चलेगा. वी नीड अ सॉफ्टवेयर और अ टूल दैट इज एबल टू मैनेज द डेटाबेस. सो हाउ डू वी डू दैट? Following are some of the responsibilities that are performed by the database management system. Providing support for operations such as insertion, deletion and update. डेटाबेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूजर को मैन्युअली जाकर एंट्री, अपडेट या डिलीट ना करना पड़े, आप उसको फैसिलिटेट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक user wants to delete the record of a student with roll number 19093, तो ऐसा नहीं है कि वो टेबल के अंदर मैन्युअली जाके उसको सर्च करता रहे तो जाकर होगा. नहीं, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जब आप उसके ऊपर डिलीशन पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आप किसको डिलीट करना चाहते हैं. आप रोल नंबर एंटर करेंगे, वो रोल नंबर की डिटेल्स आपको दिखाई देंगी. वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस, और वो डिलीट हो गया और पीछे से अपडेट भी हो गया. इंसर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस फाइल को जाकर खोलेंगे. आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मिनिमम एंट्रीज करेंगे और जैसे ही इंसर्ट पर दबाएंगे तो वो अपने आप इंसर्ट हो जाएगा, फास्ट इंसर्शन हो जाएगा. अपडेट, अगर आपको किसी का एड्रेस अपडेट करना है, सिमिलर टू डिलीटिंग, आप उसका सर्च पैरामीटर डालिए, वो रिकॉर्ड खुल जाएगा. आप जिस भी एंट्री को अपडेट करना चाहते हैं कर सकते हैं. So the basic objective of creating a database management system is to improve these three operations. Should take less time and should be accurate. The second is providing security against unauthorized access to data. मैं authorized हूं कि नहीं हूं? अगर authorized हूं, then only I should be able to make changes in the database. Otherwise, I should not be allowed the access to the database. तो इसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं. इसके हम लोग सिक्योरिटी पॉलिसीज लगाते हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज लगाते हैं, ऑथेंटिकेशन लगाते हैं. ऑथेंटिकेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड. आपने किसी को यूजर नेम एंड पासवर्ड दे दिया, लेकिन आप डर रहे हैं कि ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो गेस भी हो सकता है या वो बंदा किसी को पास ऑन भी कर सकता है. तो आप यूजर नेम और पासवर्ड की जगह आप एक बायोमेट्रिक लगाना चाहते हैं तो थंब लगा देते हैं, डिवाइस लगा दिया, आप थंब लगाएंगे, देन ओनली द सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड. ये उस बंदे की फिजिकल प्रेजेंस को भी इंश्योर करता है. बैंकिंग सिस्टम में आजकल थंब यूज हो रहा है. तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जैसे बैंक वाला है. अगर अब बात करते हैं कॉलेज सिस्टम की, तो एक एग्जामिनेशन सिस्टम है और एक अकाउंट सिस्टम है. दे बोथ आर ऑथराइज्ड, दे बोथ आर द एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूट, लेकिन फिर भी प्राइवेसी एक्सेस कंट्रोल लगाना पड़ेगा. अकाउंट्स वाला एग्जामिनेशन का डेटाबेस नहीं खोल सकता है या एग्जामिनेशन वाला अकाउंट्स का नहीं खोल सकता है, तो उसके लिए भी एक्सेस कंट्रोल लगाना पड़ेगा कि आप इवन दो ऑथेंटिक हो, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी क्या कहती है कि आप एक्सेस किस किस को कर सकते हैं और किस किस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम, तो आप लोगों को आईडीज असाइन हुए हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन उस पर एक्सेस कंट्रोल है. ऐसा नहीं है कि आप डेटाबेस के अंदर जाकर चेंजेस भी कर सकते हैं. आप बोलो कि नहीं भाई ये तो ग्रेड बहुत कम आया है, मैं इसको चेंज कर देता हूं. यू कैन नॉट डू दैट, because even though you are authorized,
बट यू हैव अ लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल कि आप उसको सिर्फ देख सकते हैं और कितना देख सकते हैं उसके ऊपर भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन। थर्ड इज मेंटेनिंग द डेटा इंटेग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। डेटा इंटेग्रिटी क्या है, डेटा कंसिस्टेंसी क्या है, इसको समझने के लिए भी हम लोग एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अकाउंट इन विच 1500 रुपए हैं, एक अकाउंट में भी 1500 रुपए हैं, देयर आर अ टोटल ऑफ 3000 रुपीज। Now there is a need of a transaction. What does the transaction says? Transaction says transfer 500 from A to B. This is the transaction. So transaction starts by removing 500 from A, but something goes wrong and we are not able to transfer the amount to B. We are not able to transfer to B because something went wrong. The system stopped, the software did not work. And what happened now? Just check the total of the two. The total of the two is 2500, which is not right. It should have been 3000. And now because this entry could not be completed, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि या तो बची हुई ट्रांजैक्शन को वो कंप्लीट करे या जो आधी ट्रांजैक्शन हुई है उसको रोल बैक करे, सो दैट वी रीच अ कंसिस्टेंट स्टेट। सो कंसिस्टेंसी मीन्स द correctness of the data. If your database is not correct, मैन्युअली आप जब कुछ काम करते हैं तो नेचुरली गलतियां हो सकती हैं, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर करता है कि ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज अ कॉम्प्लिकेटेड टर्म जिसको हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट डेटाबेस है जिसमें सभी स्टूडेंट्स की डिटेल है, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके कोड्स हैं। एक लाइब्रेरी सिस्टम है, लाइब्रेरी सिस्टम में बताया गया है कि L1 ने 2 बुक्स इशू की हुई हैं, L3 L4 ने 2 बुक्स इशू की हैं एंड L5 ने 1 बुक इशू की है। सो दिस इज द करंट स्टैंडिंग। Now let us say a request comes for a transaction that student L1 wants to leave. L1 जो है वो लीव करना चाहता है, तो क्या करें? क्या L1 जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड में से L1 डिलीट कर दिया जाए? शुड वी डिलीट हिम? अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो व्हाट विल हैपन विद द लाइब्रेरी सिस्टम? लाइब्रेरी में वो 2 बुक्स इशूड हैं, लेकिन जब वो L1 की डिटेल्स को चेक करेगा तो L1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दैट मींस देयर इज अ लैक ऑफ इंटीग्रिटी इन द डेटाबेस। तो आपने शायद एक टर्म सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं नो ड्यूज। तो देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी। L1 को रिमूव करने से पहले L1 की जहां जहां पर रेफरेंसेस हैं हमें वो सारी रिमूव करनी पड़ेंगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू रिमूव द L1. So that means the student first of all has to go to the library and ensure that these 2 entries are cancelled. Similarly it will have to go into the accounts और जितनी भी pending entries हैं उसके नाम के against it will have to ensure कि those are removed. Similarly to every department. Once there are no entries to L1, they can be done. और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल कोड्स लगाए जाते हैं, स्टूडेंट कोड्स या एग्जामिनेशन कोड्स। मान लीजिए एक जगह पर कोड 001 लगा हुआ है, सिमिलरली कहीं और टेबल बना है विद इन द डेटाबेस या किसी और डेटाबेस में, उसका कोड L001 या S001 या S1 लगा हुआ है। नो जस्ट सी दैट अलग अलग टेबल्स हैं, entries are representing the same attribute, same tuple, but the values given are different. This is also called a lack of integrity.
तो जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो वो इंश्योर करता है कि भाई आप सब अपना अपना कोड नहीं लगा सकते हैं, सबको एक तरह का ही कोड लगाना पड़ेगा, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन द सिस्टम. So who manages all these things? These things are basically managed by the database management system. Next is backup. Backup क्या होता है? जब हम लोग एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं या डेटा को मैनेज करते हैं, अगर एक ही जगह पर उसको सेव करके रखेंगे, then there is a danger that if anything happens to the system, then all of the data will be lost. तो बैकअप क्या करती है, वो उसकी मल्टीपल कॉपीज को बनाती है, कई बार मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर भी बनाती है, और आप एक दिन में जो भी चेंजेस ओरिजिनल डेटाबेस के अंदर करते हैं वो टाइम टू टाइम बैकअप लिया जाता है उनका, और जो आपकी डुप्लीकेट कॉपीज हैं जो आपने सेव की हैं वहां पर उनको अपडेट किया जाता है. बैकअप डेली भी हो सकता है, बैकअप दिन में 4-5 बार भी किया जा सकता है, लेकिन बैकअप करने से हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहता है. ठीक है. कईयों में तो लाइव बैकअप भी होता है. लाइव बैकअप का मतलब यह है कि जैसे जैसे एंट्रीज हो रही हैं वो सारी एंट्रीज 3-4 लोकेशन पर साइमल्टेनियसली सेव की जाती हैं. इससे हमारे डेटाबेस की रिलायबिलिटी बढ़ती है. अगर कुछ हो जाता है तो वी कैन रिकवर आवर डेटा. नेक्स्ट इज कैटलॉग एंड डायरेक्टरीज ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अगर आप कैटलॉग्स और डायरेक्टरीज, लॉग सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट वी हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर डेटा, इट इज मोर रीडेबल. कोई आ गया कोई चला गया कंपनी में तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए. द लास्ट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर द यूजर इंटरफेस पैकेजेस सच एज SQL इंटरफेस. डेटाबेस की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए. अगर आप उस लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बाकी सब कर रहे हैं, तो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आउटडेटेड है. वन ऑफ द इंटरफेस लैंग्वेजेस दैट वी विल लर्न इन द लैब इज SQL. SQL is basically a simple set of statements that are used to manipulate or edit the data. So the last topic that we are going to discuss today, not in too much of detail, is called the components of database. Hardware. Hardware is the key component of database. Database system को चलाने के लिए, naturally किसी भी computer system को चलाने के लिए you need hardware. Hardware can be a computer systems. बहुत सारे आप वर्कस्टेशंस लगा दीजिए, सर्वर्स लगा दीजिए डेटा को सेव करने के लिए. एंड द थर्ड टाइप ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट कैन बी नेटवर्क. नेटवर्किंग चाहिए. अगर वो इंटरनेट से आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो यू नीड नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट एनेबल योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू इंटरैक्ट विद द इंटरफेस. Next is software. Very clearly we have said that the software is the actual database management system that will provide all the functionality जो हमने आप ऊपर डिस्कस किया है. The third thing is data. Obviously हम लोग बना क्यों रहे हैं? That is to manage the data. So data is an important component of the database management system. Data can come from variety of sources. काफी sources से आ सकता है. डेटा जो है वो डेली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक बंदा डेटा एंट्री ऑपरेटर है वहां से आ सकता है. हमारा पुराना सिस्टम है वहां से डेटा कॉपी कर रहे हैं. हम डेली नेट से किसी डेटा को कॉपी करके अपने ट्रांजैक्शंस में डालते हैं. जैसे कि शेयर मार्केट में कह सकते हैं, हमें एक लिंक मिलता है, वहां पर एक एक्सेल फाइल होती है, आज शेयर्स की क्या ओपनिंग या क्लोजिंग वैल्यूज हैं, हम वहां से कॉपी करके अपने सिस्टम के अंदर डालते हैं. सो डेटा कैन कम फ्रॉम एनी सोर्स बट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. द लास्ट वन इज प्रोसीजर. प्रोसीजर रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम फॉलो करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस. ठीक है. प्रोसीजर्स जो हैं वो एक स्टैंडर्ड नहीं है, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम लोग बैठकर डिसाइड करते हैं. वो अलग अलग हो सकते हैं. सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम के लिए दो लोग अलग अलग प्रोसीजर्स भी बना सकते हैं, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द प्रोसीजर्स. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर टुडे.
So in the next lecture, we will discuss some advanced concepts about the database management